अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आप सबका ऑल इंडिया दावत सेंटर्स एसोसिएशन की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ इस सेशन में जो लॉ से रिलेटेड है। और जैसे हमने सब्जेक्ट्स एडवर्टाइज किए थे, इंशाल्लाह हम इसमें उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। और अगर वक्त होगा तो हम उसके साथ साथ आपके सवाल भी लेंगे और उनका जवाब देंगे। तो आज जिस सिचुएशन में आज सारा कंट्री, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि सारी दुनिया आज जिस परेशानी से जूझ रही है, जिस मसले से, जिस बीमारी वबा के का हम सामना कर रहे हैं, शायद ही आज जो लोग बाहयात हैं उन्होंने इस तरह की परेशानी, इस तरह का मामला पहले कभी देखा हो। तो ये हमारे लिए एक नया तजुर्बा है, ये इस ऐसी परेशानी से डील करने का। तो उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। और जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, और जो लोकल अथॉरिटीज़ ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं, उम्मीद है आप वो सारी गाइडलाइंस को आपने डिटेल में पढ़ा समझा होगा और उस पर आप अमल कर रहे होंगे। तो जिस तरह हमने एडवर्टाइज किया था आज के टॉपिक के ताल्लुक से, कोविड-19 लॉकडाउन, जो ये नोवेल कोरोना वायरस जो है, जिसको कोविड-19 भी कहा जाता है, इसके रिलेटेड जो लॉकडाउन आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में और दूसरी सारे कंट्रीज़ में जो देख रहे हैं, उस से रिलेटेड हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हम पहले ये समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह के फंडामेंटल राइट्स देता है। और मैं जब बात करूंगा फंडामेंटल राइट्स की, तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करूंगा। मैंने चुनिंदा फंडामेंटल राइट्स ही लिए हैं ताकि हम इस सिनारियो से उस चीज़ का रेलेवेंस जोड़ सकें जो इस सिनारियो में कवर होती हैं। उस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी हम बात करेंगे। और दूसरे जो क़वानीन हैं उसके ताल्लुक से, और जो परेशानियां और जो हालात हमको दिख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जो चीज़ें आम हो रही हैं, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में अगर आपके कुछ सवालात होंगे और वक्त होगा तो हम उसको लेंगे इंशाल्लाह। जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का जो संविधान है, जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत मुल्क चलता है, जो हमको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ से हमको मिलते हैं, जो एक बुनियाद बनता है, और कई मामलों में हर बनाए हुए कानून को उस कसौटी पर परखा जाता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा मुतालिया करेंगे और ये चेक करेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से राइट्स है जो हमारे हर सिचुएशन में, हर हालात में, जो फंडामेंटल राइट्स किसी तरह से भी रिवोक नहीं किए जा सकते। एक जो आर्टिकल 15 है, मैं जो भी आर्टिकल्स का या आईपीसी के या दूसरे सेक्शंस का जो हवाला दूंगा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी माशाल्लाह सबके पास काफ़ी वक्त है। तो आप और स्मार्टफोन्स भी कई लोगों के पास आज होते हैं और इंटरनेट भी अवेलेबल है। तो आप इन सारे सेक्शंस को नोट कर इन आर्टिकल्स को नोट कर इनके डिटेल्स आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सरसरी हवाला देते हुए, और वो आर्टिकल आपको क्या राइट देता है, आपके क्या बुनियादी हुकूक उसके जरिए आपको मिलते हैं, वो मैं बताता चलूंगा इंशाल्लाह। आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह के भेदभाव से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आदमी की पैदाइश की जगह पर, उसके मजहब पर, उसकी जात पात पर, या उसके जेंडर पर, आदमी हो उसके साथ रवैया अलग, औरत हो उसके साथ रवैया अलग, तो इस तरह के किसी भी ये डिस्क्रिमिनेशन का, किसी भी भेदभाव से ये आपको रोकता है। हम जहां पर देख रहे हैं कई जगह पर ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों को
इस राजस्थान का ही एक मैटर है जहां पर एक आदमी एक डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट लेडी को एडमिट करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया ये कहकर कि वो मुसलमान है। इसलिए इस तरह का किसी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी हालात में अलाउड नहीं है। ऐसे हालात क्यों बन गए हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर मैं आता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहों का बाजार किया जा रहा है, कैसे रुख मोड़कर कैसे हर मामले को एक अलग नजरिए से देखने को पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, जिसके तहत लोग सुनी सुनाई बातों में आकर एक तरह का दिल में एक नफरत पैदा कर रहे हैं एक मखसूस तबके को लेकर, जो सही नहीं है। तो आर्टिकल 15 है जो किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं रखता ऑन ग्राउंड्स ऑफ किसी के भी पैदाइश की जगह पर, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। ना स्टेट किसी के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन करे, ना ही लोग, मुल्क के लोग किसी के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन करे, ये कानून कहता है। आर्टिकल 19, कई ऐसी खबरें आ रही थी कि लोगों ने कुछ कमी बेशी के ताल्लुक से कुछ रिपोर्ट डाल दी, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी, और उसको लेकर वहां की लोकल पुलिस ने, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ जर्नलिस्ट्स को, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स को वहां पर उनको सीरियस चार्जेस लगाकर उनको परेशान किया, अरेस्ट किया। तो आर्टिकल 19 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 19, वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। अगर आपको किसी मामले में कोई चीज की कमी पेशी लगे तो आप उस चीज को बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको गलत दिख रही है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यहां तक कि अगर आप कोई जजमेंट हो, चाहे वो आपके लोअर कोर्ट्स का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, सही लैंग्वेज यूज करते हुए, किसी तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना हो, किसी तरह की अनुचित लैंग्वेज ना यूज करते हुए आप उसको भी कंडेम कर सकते हैं, आप उससे राजी हो सकते हैं, या आप उससे राजी ना हो, ये आपको हक दिया गया है। तो इस मामले में हम अथॉरिटीज से ये उम्मीद रखते हैं कि वो आर्टिकल 19, ये किसी तरह की इमरजेंसी आज नहीं लगी हुई है। हेल्थ के मामले में हालात ऐसे आए हैं कि हम लोगों ने हमारी जिंदगी में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे थे, और आज जो लोग ये देख रहे हैं, जिनको ये याद रहेगी अपनी ये हालात, ये सिचुएशन अपनी ताउमर ये चीज याद रहेगी। वैसे हालात आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं लगी है जहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं और उनको कुछ बोलने बताने का हक नहीं है। ऐसा मामला नहीं है। हम आज भी भारत में हैं, आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज, जो राइट्स की जो गारंटी हमको दी गई है वो मौजूद है, और हम नॉर्थ कोरिया में नहीं रह रहे हैं या हम चाइना में नहीं है जहां पर हमारे बोलने पर रोक टोक लगी हो। आज भी हम इंडिया में हैं और यहाँ पर कानून अपनी जगह है। आर्टिकल 21 एक बहुत अहम आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें एक आदमी को उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की आजादी दी गई है। और ये एक ऐसा आर्टिकल है, कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स तक ही महदूद नहीं है। अगर कोई इंडियन सिटीजन हो तो उसको ये आर्टिकल का कवर मिलेगा, और कोई सिटीजन नहीं हो तो उसको कोई आर्टिकल का कवर नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। ये कई ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक फॉरेनर भी अगर हमारे इंडियन टेरिटरी में हो तो उसको भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस गारंटी का, उस फंडामेंटल राइट का फायदा मिलता है, उसको वो कवर मिलता है। तो आर्टिकल 21 जो गारंटी देता है एक आदमी की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की, उसी में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू हेल्थ केयर सिस्टम, जो आदमी को हेल्थ केयर सिस्टम, अच्छे हॉस्पिटल्स के इलाज का जो मामला है वो आर्टिकल 21 के तहत राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत कवर होता है। और अगला जो आर्टिकल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज के हालात में मैंने सोचा जो रेलेवेंट होगा, आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड
फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो एक आदमी को ये इख्तियार देता है कि वो अपनी मन मर्जी से किसी भी मजहब पर को चुने, उस पर अमल करे, ना कि उस पर अमल करे बल्कि उसका प्रचार भी करे। तो फ्रीडम आर्टिकल 25, कुछ लोग जो आज के हालात में जो देख रहे हैं कि रिलीजियस गैदरिंग्स पर रोक लगा दी गई है, और मसाजिद में चाहे मनादिर हो, चर्चेस हो, वहां पे जो सर्विसेज होती हैं, वीकली मासेस वगैरह, ये सारी चीजों की से रोक लगा दी गई है, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं उसकी वजह से। तो कुछ लोगों में ये बेचैनी पाई जाती है, लेकिन आज भी ये समझिए आपके आर्टिकल 25 के तहत आपको जो गारंटी दी गई है, आप अपने मर्जी से कोई भी मजहब को चुन सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से उस पर अमल कर सकते हैं और उस मजहब को फैला सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी दावत दे सकते हैं दूसरों को। आज भी वो अपनी जगह कायम है, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और ये रेस्ट्रिक्शंस सारे मजाहिब के लोगों पर लगाई गई हैं। ऐसे नहीं है कि किसी एक मखसूस मजहब के लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन सारे मजाहिब के लोगों पर है, और हर रिलीजियस गैदरिंग पर ये रोक लगाई गई है। इस वजह से आज आपको इबादत से रोका नहीं गया, आप ये समझिए कि आपको गैदर होकर इबादत करने से रोका गया, आपको घर पर इबादत करने से, आपको घर पर नमाज पढ़ने से, या पूजा करें या कोई प्रेयर करे घर पर, उससे किसी को रोका नहीं गया। आप अपने घर पर कर सकते हैं वो चीज, सिर्फ आपको एक रिलीजियस गैदरिंग के तौर पर कहीं जमा होकर लोगों में ये डर से कि ये चीज जो इन्फेक्शन जिससे हम आज जूझ रहे हैं, जो परेशानी हमारे सामने आज खड़ी है, वो फैल ना जाए, उसकी रोकथाम के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। आप ये समझिए, एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू। आपको जो करने को कहा जाता है वो करने में, और आप जो करना चाहते हैं वो करने में फर्क होता है। अपनी मर्जी से कोई आदमी कोई चीज करना चाहे तो उसमें वो दिल लगाकर वो काम करता है, लेकिन अगर उसको ऐसे लगे कि कोई चीज मुझ पर थोपी जा रही है, तो शायद हो सकता है वो अपना 100% उसमें ना दे। तो आप सबसे पहले अपने दिल से ये बात निकाल दें कि आप पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस आयद की गई हैं। आप सबसे पहले ये सोचें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाई गई हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो लॉकडाउन किया गया है, अगर आपकी सोच ये होगी कि ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए, आपको जान के नुकसान से बचाने के लिए, आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए, मुल्क के दूसरे जो शहरी हैं उनकी सेहत को ठीक रखने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं, ये इकदाम लिए गए हैं, अगर आप ये सोचेंगे तो आपको ये रेस्ट्रिक्शंस पर अमल करने में आपको आसानी होगी, और आपको किसी तरह की पाबंदी, आपको ऐसे अगर घर में रहेंगे तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि अरे किसी तरह के जेल में हमको बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई घर में मैं महफूज हूँ, बाहर जाने से मुझे नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान हो सकता है, तो आपके इन गाइडलाइंस पर अमल करने में फर्क आ जाएगा। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। देखिए, कोई भी आपको जो हक दिया गया है उसमें बाज खवायद भी है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें कुछ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, उसमें बाज चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको किसी चीजों का ख्याल रखना होगा। जैसे अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, अगर उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी को अगर ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे चाहे गाड़ी चलाए, उसको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि रॉन्ग साइड की ड्राइविंग ना हो, सिग्नल जंप ना हो, किसी तरह का वायलेशन ना हो, ओवर स्पीडिंग ना हो, ये नेग्लिजेंस ड्राइविंग ना हो, ओवर स्पीडिंग ना हो, ये सारी चीजों का उसको ख्याल रखना होगा। इसीलिए जब आपको ये सारे हुकूक, आपको ये फंडामेंटल राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, यहाँ पर इसमें भी कुछ पाबंदियां हैं जिसका आपको ख्याल रखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, अभी तक के मैं जो आर्टिकल्स के बारे में आपसे जो बात कर रहा था वो फंडामेंटल राइट्स थे, जो पार्ट 3 का हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 47, जिसमें यह कहा गया है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. तो ये
हेल्थ जो है प्राइमरीली ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में शहर में और तेलंगाना स्टेट में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये जो उन पर जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो उसकी जिम्मेदारी उठाएं और यहाँ पर लोगों को अच्छी कंडीशंस दें, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दें और उसको इम्प्रूव करने के लिए बार बार वो लोग कोशिश करते रहे। ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 47 में ये डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को कि वो पब्लिक हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे और अपनी एक प्राइमरी ड्यूटी की तरह इस चीज को निभाए। और राइट टू हेल्थ जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आया है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि मिनिमम फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरह, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की तरह लोगों को दे ताकि वो अपनी सेहत का अच्छे से अच्छा ख्याल रख सकें। और 1995 का कंज्यूमर एजुकेशन सेंटर वर्स का एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, ये बताया था कि राइट टू हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ कवर करता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ इज अ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के ही तहत उसी तरह, उसी इंपॉर्टेंस के साथ में, उसी अहमियत के साथ में ये चीज कवर होती है। ये हमको समझने की जरूरत है। अब जो पैंडेमिक हम जो देख रहे हैं, अब जो परेशानी से सब जूझ रहे हैं, जिसका अभी तक किसी तरह का कोई इलाज सामने नहीं आया है, ये ऐसा कोई पहला कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। इस तरह के और कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं और कई ऐसे हैं जिनके बारे में हम उतना ज्यादा पहले कभी ध्यान दिए ही नहीं थे। अगर टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर आप देखें, तो आज के भी आंकड़े आपको नंबर्स ये बताते हैं कि 1150 लोग तकरीबन हर दिन टीबी से मरते हैं। तो अभी जो मामला हम जो देख रहे हैं हमारे सामने जो आया है, ये इस तरह का ऐसा कोई पहला डिसीज नहीं है जो कम्युनिकेबल है, एक आदमी से दूसरे आदमी को लग रहा है। ऐसे मामला पहले भी हुए हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहां पर नल्लाकुंटा एरिया में एक हॉस्पिटल है जिसको फीवर हॉस्पिटल बोलते हैं, और यहाँ उसको तोड़ मरोड़ कर उसका नाम कर दिया गया है क्वारंटी हॉस्पिटल। असल में उसका नाम था, वो क्वारंटीन फैसिलिटी थी। क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को 1900 अर्ली 1900s में जो बनी थी, जो यहाँ के जो निज़ाम थे, जो रूलर थे, उन्होंने उस वक्त यहाँ पे वो बनवाया था। उन लोगों के लिए जिनको कम्युनिकेबल डिसीज होता था, उनको वहां पर क्वारंटीन किया जाता था और वहां पर उनको दूसरों से अलग रखकर उनका इलाज किया जाता था। ये इस वजह से कि ताकि इस मकसद से ताकि दूसरों तक वो बीमारी ना फैले। इसलिए ये चीज जो देख रहे हैं हम अभी, ये ऐसी पहला मामला नहीं है, ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। और 1915 में जो है ये फैसिलिटी बनी थी, क्वारंटीन जो हॉस्पिटल है। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट जो था 1897 में बना था, जो उसका मकसद ये था कि इस तरह के लोगों तक एक से दूसरे को फैलने वाले जो डिसीजेस हैं, उन डिसीजेस को फैलने से रोका जाए। और लोगों पर वहां पर भी लाइबिलिटी थी कि अगर वो जो उस वक्त वो रोकथाम के लिए जो रूल्स बनाए जाते थे, वो रूल्स की अगर वो कोई खिलाफ वर्जी करता तो उस पर उसको सजा दी जाती उसके तहत। तो ये एक चीज है। दूसरा, इंडियन पीनल कोड में बाजाबता एक चैप्टर है, चैप्टर 14, जिसके तहत अगर आप देखेंगे सेक्शन 269, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। ऐसी कोई लापरवाही जिसकी वजह से कोई जानलेवा बीमारी फैल सके, तो उस आदमी को जो इस मामले में कसूरवार पाया जाए, उसको 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ये बाजाबता एक कानून का हिस्सा है। दूसरा, 270 जो है, मेलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, सेक्शन 270 आईपीसी का जो चैप्टर 14 के अंदर आ रहा है, जिसका सब्जेक्ट ही ये है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी,
कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। सेक्शन 270 में ये आ रहा है कि मैलिग्नेंट एक्ट, एक हो रहा है नेग्लिजेंट एक्ट, दूसरा है मैलिग्नेंट एक्ट। जानबूझकर अगर कोई कर रहा है ऐसा काम जिसकी वजह से किसी और तक एक जानलेवा बीमारी, इन्फेक्शन फैल सकता है, तो यहां पर उसकी सजा बढ़ जाती है और उसको 2 साल की सजा या फाइन, या सजा और फाइन दोनों भी हो सकता है। उसी तरह आगे देखेंगे आप सेक्शन 271 में डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। अगर किसी को क्वारंटाइन किया गया है, किसी के मूवमेंट पर पाबंदी लगाई गई है और अगर वो उस चीज को डिसओबे कर रहा है तो उसको इस मामले में 6 महीने तक की सजा या फाइन, या सजा और फाइन दोनों हो सकता है। अभी क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एमएचए का के गाइडलाइंस इशू हुए हैं, डायरेक्शंस इशू हुए हैं, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ है, फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि स्टेट्स चाहें तो उनसे ज्यादा सख्त रूल्स वो लागू कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह से उनके दिए हुए गाइडलाइंस को वो डाइल्यूट नहीं कर सकते। अगर समझिए यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू में रिलैक्सेशन है, अगर स्टेट चाहे तो बोले कि भाई 6 नहीं, हम 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ही कर्फ्यू में रिलैक्सेशन देंगे, तो उनके पास छूट है। एमएचए ने उस चीज की छूट दी है। लेकिन वो लोग बोलेंगे कि हम रात में 10 बजे के बाद में कर्फ्यू लगाएंगे, तो ये चीज नहीं हो सकती। इस चीज की उन पर पाबंदी डाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्ट्रिक्ट रूल्स लाना है तो स्टेट्स के पास उनके इख्तियार है, लेकिन अगर किसी तरह का डाइल्यूशन अगर वो कर रहे हैं तो उस चीज को अलाउ नहीं किया गया है। तो सेक्शन 181 डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट। अब जिस तरह आप यहाँ पे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट ने जियो पास करके जो ऑर्डर दिया है, जो डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन को कोई डिसोबे करता है तो सेक्शन 188 आईपीसी के तहत उसको 6 महीने की सजा या फाइन और सजा दोनों हो सकती है। तो ये हुआ, हमने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स में आपको किस तरह के हुकूक दिए गए हैं। फिर हुकूक के साथ में आज जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके तहत किस रूल्स के तहत ये हुआ है ये बताया गया। उसकी खिलाफ वर्जी पर किस तरह का आपको सजा हो सकती है उसके खिलाफ वर्जी करने वालों को, वो बताया। और सेक्शन अभी जो ज्यादातर जो केसेस जो बुक हो रहे हैं, सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जहां पर कोई भी ऑफिसर को जो ऑथराइज्ड हो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे या उसको डिसोबे करे अगर कोई, तो उसको इस एक्ट के तहत वो कसूरवार है और उसको सजा दी जाएगी। तो ये हुए मामले फंडामेंटल राइट्स के और वैसे खवानीन की, जिसकी अगर लॉकडाउन में खिलाफ वर्जी होगी तो उस पर क्या सजा होगी और उस पर क्या फाइन हो सकता है। और अभी एक जो मामला आ रहा है यहाँ पर व्हीकल्स सीज करने का, लोगों के जो व्हीकल्स सीज किए जा रहे हैं, किसी के 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो सीज किए जा रहे हैं, उस तरह के हमने अभी तक जो देखे हैं 3 तरह के मामले आ रहे हैं सामने। लोग जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन के दौरान 6 AM to 6 PM जो है टाइम, उस दौरान निकल रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है निकलने का, तो वहां पर उनकी गाड़ी सीज की जा रही है, जियो का वायलेशन बताया जा रहा है और एक्नॉलेजमेंट देकर उनकी गाड़ी सीज कर उनको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आकर कलेक्ट करिए। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये गाड़ी सिर्फ अभी जो रखे हैं यही सजा है उनके लिए, या कुछ और पेनल्टी वगैरह लेकर उनसे फिर गाड़ी वापस दी जाएगी, क्योंकि अभी कोर्ट्स वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो ये गाड़ियां अभी छुड़ाना निकालना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल की बात होगी। 6 PM to 6 AM, अभी कोई शाम में कर्फ्यू के टाइम के बाद में अगर कोई निकल रहा है तो वो उसको जियो का वायलेशन और सेक्शन 188 का वायलेशन बताकर केस बुक किया जा रहा है और गाड़ी सीज की जा रही है। दिन में अगर कोई निकल रहा है तो उस पर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देकर उसको गाड़ी ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि वापस आप बाद में
आकर गाड़ी लीजिए लॉकडाउन के बाद में। और एक जो तीसरा जो मामला आ रहा है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के निकल जाए, किसी के पास आरसी नहीं है और गाड़ी लेकर निकल जाए, तो हमेशा की तरह जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले ये सारी चीजें चेक करते थे, उसी तरह ये चीजें चेक कर रहे हैं वो लोग। और अगर किसी के पास बिना लाइसेंस के, बिना आरसी की, कोई अगर बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के अगर कोई गाड़ी लेकर घूम रहा है, तो उसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं और फिर कोर्ट के में वो केस चलेगा। उसको बाद में फिर गाड़ी कोर्ट खुलने के बाद में कोर्ट में ही ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी में पिटिशन डालकर वो गाड़ी वापस लेनी पड़ेगी और जो भी केस चलेगा वो केस को फेस करना पड़ेगा। तो ये चल रही है। दूसरी एक जो चीज सीरियस जो मामला सामने आ रहा है वो है पुलिस की बर्बरता का, जो हाई हैंडेडनेस जो पुलिस दिखा रही है, जो लोगों के साथ में मार तोड़ की जा रही है, लोगों को जख्मी किया जा रहा है। अभी रिसेंट मामला है हैदराबाद का ही, एक दो तीन अलग अलग पुलिस स्टेशन के मामले हैं, किसी दो तीन लड़कों को मारकर जख्मी कर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया, जो अच्छी बात नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ का एहतियात रखना है कि भाई वो भी कानून के दायरे में ही है। और हैदराबाद पुलिस एक्ट है, पुलिस मैन्यूअल है, और जो लोगों के पास आज भी उनके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। और आर्टिकल 21 जो है, ये सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। तो आदमी जो जी रहा है वो इज्जत के साथ में जिए, ये उसका हक है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, ये उससे कोई छीन नहीं सकता। तो ये वो लोग इसका एहतियात करें। अगर कोई इसका वायलेशन देख रहा है तो उससे हम गुजारिश करेंगे कि वो जाकर या तो इस ऐसे चीज़ों के खिलाफ में कंप्लेंट करें, या अगर पुलिस अथॉरिटीज ऐसे कंप्लेंट्स लेने से इनकार करते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर आप कोर्ट्स के जरिए सेक्शन 200 के तहत आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए, जहां पर कोर्ट से डायरेक्शन लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाएगी और कोर्ट के डायरेक्शन पर एक एफआईआर बुक होगा और केस चलेगा। तो ये बहुत चीज गलत हो रहा है कि लोगों के साथ में मारपीट की हो रही है, उनके साथ में गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये चंद मामलात हो सकते हैं जहां पर किसी के पास वैलिड रीजन ना हो और वो वायलेशन में पाया जाए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वैलिड रीजन था। किसी को कोई ऑटो रिक्शा वाले का मामला सामने आया, वीडियो सामने आया कि वो एक छोटे से सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए निकला था। गवर्नमेंट या दूसरे एनजीओज लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं और कुछ ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं, और आदमी को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। अगर किसी के पास गैस नहीं है तो जाहिर बात है वो बाहर निकलेगा। अगर किसी के पास ऐसे भी मामलात होंगे जहां पर आदमी के पास गैस ना हो और पैसा भी ना हो, उस सिचुएशन में क्या करें? अभी हम कोई जंगल में तो नहीं रह रहे कि भाई लकड़ी काट ली, जला लिया और कुछ पका कर खा लिया। तो इस तरह वो इंसानियत का मुजाहिरा करें और लोगों के तकलीफ समझें, और जहां पर उनको ये महसूस हो रहा है कि किसी के पास ये सही वैलिड रीजन नहीं था ये लॉकडाउन में बाहर निकलने का, या वो लोग रूल के वायलेशन में है ऐसे लग रहा है, तो उनका काम है कि कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें और कानून को अपने हाथ में ना लें, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस का कोई ऑफिसर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। और एनएसए के बारे में भी यूपी में धमकी दी गई थी कि भैया जो लोग वायलेट करेंगे इसको, या क्वारंटीन करने के लिए किसी को अगर पुलिस वाले आएंगे या हेल्थ ऑफिशियल्स आएंगे या अगर उनके साथ में ऑपरेशन अगर दिखाएंगे तो एनएसए उन पर लगा दिया जाएगा, बहुत ही सख्त कानून है, जो मेरे हिसाब से ऐसे मामलात में अट्रैक्ट ही नहीं होता, और ये खुला खुला जुल्म होगा अगर ये इस तरह का कोई अगर मामला होता है लोगों के साथ में। और दूसरी चीज़ जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत और एक फाइनेंशियल बड़ी परेशानी के तहत हम डिस्कस कर सकते हैं, जो मंथली रेंट है। एमएचए ने ये एक गाइडलाइन इशू की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही हवाला देते हुए कि लैंडलॉर्ड्स अपने टेनेंट्स को, मकान मालिक अपने किराएदारों को किराए के लिए परेशान ना करें और थोड़ी नरमी दिखाए, थोड़ी लीनियंसी दिखाए, ताकि या तो वो माफ कर दे लॉकडाउन के वक्त का किराया, या आगे इस
चीज़ को ले ले। तो ये किराएदार और मकान मालिक के बीच का मामला होगा कि वो किस तरह से इस चीज़ को अग्री करते हैं, और इसके खिलाफ वर्जी के खिलाफ में लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मकान मालिक है जो ये नहीं इस चीज़ को लेकर नहीं मान रहा है, तो इसको लेकर लोग जाकर अथॉरिटी से कंप्लेन कर सकते हैं कि हम पर ये परेशानी, ये जुल्म किया जा रहा है, हमको किराया देने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये आई है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक MHA की एक गाइडलाइन आई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन आई थी कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को फुल वेजेस दें, किसी तरह का भी डिडक्शन ना करें, किसी तरह की भी कटौती उसमें ना करके फुल वेजेस दें। इस चीज़ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फौरन से उस पर कोई स्टे लगाने से, रोक लगाने से इनकार किया, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जवाब मांगा कि वो इस मामले में उनकी पूरी पॉलिसी क्या है और इस चीज़ पर रोक क्यों नहीं लगाई जाए। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी वेजेस दें, बिना ये देखे कि एम्प्लॉयर की वो कंडीशन है या नहीं, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे कोई अभी कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल ठप पड़े हैं, पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो अगर उन एम्प्लॉयर्स के ऊपर अगर ये रूल लागू कर दिया जाए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फुल वेजेस दें, और उनके पास खुद ही अगर ये ऐसी सिचुएशन, ऐसा मामला ना हो कि वो दे सकें, जो दे रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो दें, जिनके पास हो वो बराबर दें, जिनके पास नहीं है वो सही में अगर मजबूर है, जेन्यून अगर उनके पास रीज़न है, तो वो क्या करें, ये एक बड़ा सवाल है जिसका अभी तक के किसी तरह का जवाब नहीं मिला है। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के बारे में भी यही आया है कि सिर्फ लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन की वजह से लोगों को उनकी नौकरियों से, जो वेजेस पर है, जो सैलरीज पर है, उनको उनकी नौकरियों से नहीं निकाला जाए। क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, ऐसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो अचानक से ये चीज़ करनी पड़ी। हर चीज़ को हम कोई परफेक्ट वर्ल्ड में अभी नहीं जी रहे हैं कि भाई हर चीज़ का हमारे पास कोई सही तरीके से सोल्यूशन हो, हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप एक क्या बोलेंगे आप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। तो अभी अचानक से जो हालात आ गए हैं उसके लिए शायद हर तरीके से हम तैयार नहीं थे। अचानक ये चीज़ हुई, तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बिगुअस है, जिस पर अभी बहुत सारे शक शुबात है, जो क्लैरिटी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर इन चीज़ों पर जो परेशानियां लोगों के सामने आई हैं और जो लोगों ने जो बातें उठाई हैं, उस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट गौर फिक्र करके कुछ रास्ता देगी। केरला के हाई कोर्ट के मैं फैसले का, एक ऑर्डर का, एक डायरेक्शन का मैं बहुत वेलकम करूंगा कि वो वहाँ पर उन्होंने अथॉरिटीज़ को एक डायरेक्शन दिया कि जो भी व्हीकल्स लॉकडाउन के दौरान सीज की गई हैं, उन सारी व्हीकल्स को पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने कुछ अमाउंट भी सेट किया कि 1,000 रुपये 2 व्हीलर्स के लिए, 2,000 4 व्हीलर्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए 5,000, कुछ ऐसे अमाउंट सेट करके उन्होंने बोला कि पर्सनल बॉन्ड पर ये व्हीकल्स को छोड़ दिया जाए। आगे चलकर जो कार्रवाई होनी है कानून के तहत, वो कार्रवाई हो। क्योंकि कोई ज़रूरत के तहत कोई आदमी घर से बाहर निकले और उसको अचानक उसकी गाड़ी छीन ली जाए, तो ये उसकी परेशानियों में और एक परेशानी हो जाएगी, और ये उसकी परेशानियों को बढ़ाने वाला मामला हो जाएगा। इसलिए ऐसे मामलात में मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास वसाइल हैं, तो आप अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हाई कोर्ट्स को अप्रोच हों और वहाँ पे एक रिट पिटिशन डालकर ऐसा डायरेक्शन लें कि भाई जो ये व्हीकल्स सीज हो रही हैं, उन व्हीकल्स को आसानी के साथ छोड़ दिया जाए। क्योंकि ये व्हीकल्स ले जाकर कूड़े जैसा आप ये व्हीकल्स डाल देंगे ये लोग, तो व्हीकल्स का नुकसान होने के बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं। तो आगे चलकर ये जिसकी व्हीकल है, जिसकी गाड़ी है, उसको बड़ी परेशानी होगी। इसलिए क्योंकि कोई अच्छी फैसिलिटी हर एरिया ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास होती नहीं है कि वो लेकर जाकर कोई किसी की गाड़ी अच्छे से संभाल कर रखे। तो अंदेशा ये है कि ये जिस वक्त तक ये गाड़ी उनके पास रहेगी, उनके कस्टडी में रहेगी, सही उसकी देखभाल नहीं होगी और उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप अपने अपने रेस्पेक्टिव
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी अप्रोच हो सकते हैं कि वो जाकर गवर्नमेंट से ऐसा कुछ जीओ पास करवाने की कोशिश करें, या नहीं तो एटलीस्ट हाई कोर्ट्स को अप्रोच होकर इस तरह के डायरेक्शंस आप लोग लीजिए, ताकि इससे सबका फायदा हो। अगर किसी तरह के कुछ आपके सवाल हैं तो मैं, अगर चैट में आते हैं तो उनका जवाब दूंगा। अच्छी बात है, लगता है हमको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी सवाल नहीं हो, अभी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे चल के भी आप किसी तरह की कोई कानूनी परेशानी में, दाव पेच में ना फंसें, और आप जो भी गाइडलाइंस इशू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ये सोचकर उन पर अमल कीजिए कि वो आपके फ़ायदे के लिए है, आपके खुद के फ़ायदे के लिए है। और अगर किसी तरह से रेस्ट्रिक्शंस में किसी तरह का रिलैक्सेशन दिया भी जाता है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ पर अमल खुद के कुछ रूल्स बनाकर करिए। अगर इस किसी तरह के आज अगर रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कल के दिन टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए हमारे मुल्क में उतनी टेस्टिंग हो नहीं रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहकर रोक दिया है कि जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है और इसको ये यूज ना किया जाए। तो जैसी टेस्टिंग होनी चाहिए हमारे पास वैसी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो अगर किसी तरह का रिलैक्सेशन अगर आज दिया जाता है और अचानक से आगे चल के केसेस बढ़ जाएं, तो मीडिया का तो आप रोल देख ही रहे हैं। कल के दिन ये जिम्मेदारी, ये इल्जाम किसी पर भी लगाने के लिए कमर कस के बैठे हैं। हमने हाल ही में ऐसे कई मामले देखे हैं कि भाई के तबलीगी जमात पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया, उठाकर अफवाहें फैला दी, और फिर आज मामला रमज़ान का है तो बेहतर है कि आप अपनी इबादतें अपने घरों में ही करिए। और जो उलेमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो आज चलकर आपको डिटेल बताएंगे कि ईद के नमाज के ताल्लुक से जो बातें हैं वो और खुलासा वो करेंगे, क्योंकि वो उनकी उनकी फील्ड है, उनका सब्जेक्ट है इंशाल्लाह। और अगर छूट मिलती भी है तो मेरा मशवरा ये है कि आप बिना ज़रूरत ना घूमें फिरें और बिना ज़रूरत कोई भी ज़्यादा गैदरिंग ना करें। और जब तक कि हम इंशाल्लाह इस वबा से, इस परेशानी से हमारे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी पूरे दुनिया में जो जितने भी लोग हैं वो सारे इससे, इस परेशानी से बाहर पूरी तरह से ना जाएं, कुछ ना आ जाएं। और कुछ एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि जून 2021 तक शायद इसकी वैक्सीन, इसका इलाज मिलना मुश्किल है, रिसर्च चलता रहेगा। खैर फिर भी हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कोई इस बीमारी का इलाज मिल जाए। और जो केसेस में अभी हम फिल वक्त के लिए तो देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें केसेस में ये केसेस थम जाएं और जल्द से जल्द जो लोग आज इलाज कर रहे हैं, जिनका इलाज हो रहा है, वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को वापस जाएं। और जिनका इलाज स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं और जो स्टाफ जो उनका इलाज कर रहा है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो जो हासिल कर रहे हैं फैसिलिटी, वो उनका बुनियादी हक है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर भी किसी तरह का किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, हर पेशेंट एक विक्टिम है। इतनी खतरनाक जानलेवा बीमारी कोई जाकर अपनी मर्जी से खुद को नहीं लगा लेगा और फैलाते नहीं फिरेगा। ये बिल्कुल मजाक है ऐसी बात करना। What is the section? Hospital can be prosecuted if they don't admit Muslims. अगर किसी तरह अगर आप ऐसा मामला होता है कि वो अगर लोगों को सिर्फ ये कहकर एडमिट नहीं कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, तो आप जाकर उनके ऊपर कंप्लेन करिए
और ये तो खुला वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जहां पर हमको लोगों के मजहब के बिना पर, लोगों के पैदाइश की जगह के बिना पर उनके साथ में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करने का हमको ये कानून ये सीख देता है। और लोगों मजहब की बिना पर लोगों के साथ में ये चीज करना है। अभी अभी उनके साथ में ये मामला केस टू केस बेसिस देखा जाएगा कि भाई अगर उस क्या बेसिस पे वो चीज वो लोग डिनाई कर रहे हैं। आगे चलकर डेरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी होगा, 153A लग सकता है अगर ये अगर किसी तरह के वो कमेंट्स पास कर रहे हैं और अगर दो दो गुटों के बीच में किसी तरह का अगर दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप सही तरीके से पैरवी करेंगे और ये मेडिकल काउंसिल को और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो होते हैं, जो लाइसेंस वगैरह देते हैं, उन तक अगर ये बात जाएगी तो हो सकता है ये इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए और ये इनको इसकी इस हरकत की सही सजा मिले। हमने राजस्थान के बारे में एक ऐसा ही मसला देखा था जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया और वो बाद में पता चला कि वो देरी के तहत उसका बच्चा मर गया। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि ऐसे नोबल प्रोफेशन में रहने वाले भी आज ऐसी बातों में, ऐसे भड़कावे में आ जाते हैं और लोगों को इतना नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। अगर किसी की हियरिंग डेट मिस हुई है, एक सवाल आया है कि अगर हियरिंग डेट्स अगर किसी की मिस हुई तो यहाँ पर कोर्ट्स का क्लियर डायरेक्शन था कि कोई एडवर्स ऑर्डर पास ना किया जाए। अभी एडवोकेट्स खुद ही कोर्ट्स में जा नहीं पाए। कोर्ट्स की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं ये सारी लॉक कर दी गई हैं, इसलिए जो अर्जेंट मैटर्स है वो व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए और वीडियो कॉल्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी अगर कोई किसी का जाने की पेशी की अगर डेट थी और वो नहीं जा पाया तो उसके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा और अगली डेट दे दी जाएगी, क्योंकि अभी ऐसे हालात में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में अपने आप को हाजिर करे उसकी पेशी की डेट पर। तो किसी तरह का नुकसान उसको नहीं होगा अगर उसने लॉकडाउन दौरान अपनी पेशी की डेट मिस की हो। पहले से ही अगर वो डेट्स मिस करता हुआ आ रहा है और एनबीडब्ल्यू वगैरह कुछ पेंडिंग है तो शायद हो सकता है लॉकडाउन खत्म होने के बाद में उस चीज को उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन सिर्फ अगर उसकी डेट्स लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ही अगर पेशी की तारीख आई थी तो उसका किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह का मामला है लिमिटेशन एक्ट का, जो अभी फिल वक्त के लिए सस्पेंडेड है। तो कोई भी जो डिले होता है, जैसे चेक बाउंस केसेस में सारी चीज़ों में लिमिटेशन होता है, तो डिले अगर कुछ होगा तो वो आसानी से कंडोन हो जाएगा, उस पर किसी तरह का किसी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। और जितना वक्त मुझे दिया गया था वो अभी मुकम्मल हुआ और आपने जो सवाल किए थे मैं जितने कवर कर सका इसमें किया, और मैंने जो टॉपिक्स में सब्जेक्ट जो अनाउंस किए थे उसका कोशिश की कि हक अदा हो।
और इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो फिर से आपके साथ मुखातिब होंगे और आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट को लेकर आपसे बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, आपने वक्त दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।